एपिसोड 61 to 70। यद्यपि वे एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण लग रहे थे, फिर भी कोई भी प्रतियोगियों के बीच एक शत्रुतापूर्ण और अजीब दबाव महसूस कर सकता था। यह मैच कैस्पियन के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह निर्धारित करेगा कि उसे सार्थक को कैसे खत्म करना है। चूंकि वो पिछली बार असफल रहा था, इसलिए वो सहज महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी चालों का पता चल गया होगा। इसलिए वह सार्थक को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। वो इस लड़ाई में ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह जानता है कि निर्देशक उसे मार देंगे, लेकिन कम से कम वह बाद में उपयोग करने के लिए एक अवसर बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा उसे सार्थक की लड़ने की शैली पर भी शोध करने की जरूरत है। कैस्पियन के मन में यही विचार थे, इसलिए वो इस लड़ाई को गंभीरता से लेगा। जबकि सार्थक के लिए, हे तुम छोटे कमीने, तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़ी बात हो, और तुम सोचते हो कि हमारी सेनाएं बराबरी की हैं, जैसी कि कुछ समय पहले थीं। ऐसा होने पर मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि हमारी क्षमताएं फिर कभी बराबर नहीं होंगी। सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। ये मुकाबला उसके लिए केवल मनोरंजन था। आखिरकार वह पहले ही कैस्पियन की शक्ति से कहीं आगे निकल चुका था, और यदि वह अपनी ताकत को छिपा भी सके ताकि यह आदमी आश्वस्त रहे, तो भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। अंत में उसे तीसरे वर्ष के छात्रों से लड़ना होगा, जो संभवतः उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए मजबूर करेंगे यदि वह उस पुस्तकालय में जांच करने का मौका जीतना चाहता है। इसलिए शक्ति को छिपाना व्यर्थ है। कैस्पियन को जल्द या बाद में ये पता चल जाएगा, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि तुम इसे अपने शरीर में जानो और अनुभव करो। मुझे तुम्हें कुछ समय के लिए कष्ट देने दो और तुम्हें निराश कर दो, कैस्पियन व्हाइट। सार्थक ने सोचा और कैस्पियन की ओर तेज गति से भागा। सार्थक के शरीर में अचानक आई पिशाच शक्ति से वह चौंक गया। कैस्पियन को यह दृश्य देखकर अपने पैरों में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। ये कैसे संभव है? अपने सिर पर पड़ रहे शक्तिशाली दबाव को महसूस करते हुए उसने आश्चर्य से सोचा, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कैस्पियन ने तुरंत ही बकवास सोचना बंद कर दिया और सार्थक पर हमला करने के लिए अपना हथियार तेज गति से उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन ये कोई सोचा समझा हमला नहीं था, उसने यह आवेग में किया था। इसलिए सार्थक के हथियार ने आसानी से हमले को रोक दिया और कैस्पियन की तलवार उसके हाथों से छूटकर दूर रेत में जा गिरी। टक्कर से उसकी कलाई की कुछ हड्डियां भी टूट गईं, लेकिन ये तो उसके छोटे से दुष्स्वप्न की शुरुआत मात्र थी। जल्द ही उसे अपने शरीर में तीव्र दर्द महसूस हुआ, क्योंकि सार्थक ने उसे 4 अलग अलग स्थानों पर 4 बार मारा और फिर उसके पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उछल गया। अंत में वह जमीन पर लौटने लगा, क्योंकि उसके शरीर में दर्द बढ़ गया था और शरीर से खून का बहाव भी बढ़ गया था। वह इतनी बार जमीन पर लोटपोट हुआ कि जब वह आखिरकार रुका तो वह रेत के किनारे पर था, दूसरी ओर गिरने ही वाला था। उसका एक हाथ जमीन पर फैला हुआ था, उसने रेत को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह तैर रहा था। इस समय उसकी सोचने की क्षमता भी खराब हो चुकी थी। उसके शरीर का दर्द उसे बता रहा था कि यह सही नहीं है, लेकिन उसका दिमाग जोर दे रहा था कि उसे खड़ा होना चाहिए और इस कमीने को एक बार और हमेशा के लिए मार देना चाहिए। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसने फिर चौंककर सोचा और खुद को मजबूरन खड़ा होकर उस आदमी का सामना किया। उसने अपने अनेक विषैले हथियारों में से एक को निकालने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा। मुझे उसे मार डालना चाहिए, वह बहुत खतरनाक है। उसने तुरंत सोचा और ऊपर देखा, लेकिन उसे अपने से कुछ कदम की दूरी पर एक हल्की सी भयावह मुस्कान ही दिखाई दी। बुआग! तभी उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला और एक मुक्का उसके पेट पर लगा और वह पीछे की ओर उछल गया। कैसे? उसने आश्चर्य से सोचा और सार्थक को घूरने लगा। मैं निश्चित रूप से मजबूत हो गया हूँ। मैं इस पूरे समय कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, जब से मैंने देखा कि मेरा एक प्रतिद्वंद्वी है। फिर उसके लिए इतना शक्तिशाली होना कैसे संभव है? यह असंभव है। उसने मन ही मन चिल्लाते हुए खुद को यह समझाने की कोशिश की कि वह जो अनुभव कर रहा था और देख रहा था वह सब झूठ था। यह जरूर कोई सपना होगा। वह फिर से अंदर ही अंदर चिल्लाया, लेकिन रेत के नीचे जमीन पर गिरते ही उसे अपने शरीर में तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसी क्षण उसके दिल और दिमाग में आघात और तीव्र हो गया। असंभव, उसने मन ही मन सोचा। सार्थक ये सुनकर मुस्कुराया और अपने स्थान पर लौट गया। बहुत बुरा हुआ कि मैं उसकी हत्या नहीं कर सका, वह इतना कमजोर था, सार्थक ने सोचा, लेकिन अपने विचारों पर सिर हिला दिया। हालांकि उसने देखा था कि कैस्पियन शक्तिशाली हो गया था, लेकिन यह उसकी प्रशंसा करने लायक बात नहीं थी। जब वे पहली बार मिले थे तो कैस्पियन में उससे ज्यादा ताकत थी, लेकिन अभी यहाँ तक कि इसला भी ताकत के मामले में लगभग उसके बराबर पहुंच गई है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुद पर कोई जोर नहीं डाला है? या फिर मेरी पिशाचवादिता इतनी अच्छी है? उसने सोचा और ऐसा सोचने के बाद भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि अगर ऐसा था तो क्या मेरे साथ प्रशिक्षण से इसला की ताकत बढ़ गई? क्या मेरे पास कोई अजीब क्षमता है जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया? उसने सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। अब जब उसने इस पर गहराई से सोचा तो बहुत सी चीजें हो सकती थीं।
स्वाभाविक रूप से वह समझता है कि उसका पिशाचवाद बाकी लोगों की तुलना में बेहतर है और उसने अपनी बढ़ी हुई शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इसलिए ये तथ्य कि वह अब कैस्पियन से इतनी अधिक शक्ति से आगे निकल गया है सामान्य है। लेकिन इस्ला ने शक्ति के मामले में कैस्पियन को लगभग पछाड़ दिया और जब उन्होंने पहली बार एक समूह बनाया था तब उसके पास 2500 से ज़्यादा शक्तियाँ थीं। अगर सभी वैम्पायरिज्म समान होते तो ऐसा होने के लिए इस्ला को कैस्पियन से ज़्यादा प्रशिक्षित होना पड़ता या फिर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता। दोनों ही विकल्प व्यवहार्य हैं क्योंकि सार्थक कभी कभी इस्ला की मदद करने के लिए उसके साथ अपना खून साझा करता है। लेकिन अगर वह इसके बारे में ध्यान से सोचता है तो उस संभावना के साथ भी इस्ला की शक्ति में वृद्धि उससे कहीं ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए। उद्धरण। खैर, अगर कैस्पियन अपने प्रशिक्षण में उच्च स्तरीय रक्त का उपयोग नहीं करता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस्ला अपनी शक्ति को उससे अधिक बढ़ा ले बिना किसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता के। लेकिन तब भी मेरी गणना गलत है, उसने सोचा। एलिस ने मुझे ये भी बताया कि जब वह मेरे साथ प्रशिक्षण लेती है तो उसकी शक्ति में और अधिक सुधार होता है। क्या ये संभव है कि मुझमें भी वास्तव में ऐसा कुछ हो? उसने सोचा, लेकिन अंत में उसने आह भरी। बेहतर होगा कि मैं बकवास सोचना बंद कर दूं, उसने खुद से कहा और रेफरी की ओर देखा, जो ये देखकर स्तब्ध था कि एक प्रतियोगी को एक ही पल में गोली मार दी गई थी और अब उसे चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। क्या एक ही हॉल के दो नेताओं के बीच इतनी बड़ी असमानता है? उसने आश्चर्य से मन ही मन सोचा और उस हॉल के तीसरे नेता के युद्ध क्षेत्र की ओर देखा, जो अभी भी कठिन संघर्ष कर रहा था। इस्ला का मुकाबला अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था। उसके सामने खड़ी प्रतिद्वंद्वी शुद्ध पिशाच शक्ति के मामले में उससे थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। इससे निपटना कठिन था, लेकिन इस व्यक्ति ने यह भी देखा कि इस्ला उसकी सोच से कहीं अधिक सक्षम थी। वे अब आराम कर रहे थे, एक दूसरे को घूर रहे थे, कई बार प्रयास करने के बाद भी वे निर्णायक वार नहीं कर सके थे। उद्धरण। मुझे सार्थक द्वारा सिखाई गई बातों का प्रयोग करना चाहिए ताकि मैं उसे मार सकूं। इस्ला ने सोचा और अपनी तलवार पकड़ने की मुद्रा में थोड़ा बदलाव किया। साथ ही उसकी आभा में थोड़ा परिवर्तन आया क्योंकि उसने इसे अलग ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह हमेशा की तरह लड़ रही थी, सार्थक ने जो कहा था उसे पूरा करने के लिए, अपनी शक्ति को इतनी जल्दी न दिखाने के लिए, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई आएगा और उसे सार्थक द्वारा प्रशिक्षित तरीके से लड़ने के लिए मजबूर करेगा। उसके सामने खड़े आदमी ने यह देखकर भौहें से कुड़ी, क्या उसका रुख और शक्ति बदल गई? वह उलझन में था, लेकिन उसे अच्छी तरह देखने के बाद उसे कुछ भी नहीं बदला हुआ लगा। यह मेरी कल्पना ही होगी, उसने सोचा और खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की। उद्धरण। मैं ये कर सकता हूँ, उसने सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला करने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ा। इस्ला ने उसकी ओर देखा और दौड़कर अपनी ओर चली गई, लेकिन वह शांत रही और हिली नहीं। उसने धीरे से सांस ली और आगे बढ़ने से पहले अपनी उपस्थिति को यथासंभव कम करने की कोशिश की। यह एक छोटी सी तरकीब थी जो सार्थक ने उसे सिखाई थी। नहीं हिल रही, जेम्स ने सोचा, जो उस पर हमला कर रहा था। फिर भी उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी और अपनी तलवार से जोरदार हमला किया तथा एक ही वार में उसे लड़ाई से बाहर करने की कोशिश की। लेकिन तभी इस्ला ने झुककर ऐसा किया जैसे वह पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और नीचे से उसकी ओर कूद पड़ी, जिससे वह स्तब्ध रह गया। क्या बकवास है, उसने सोचा और जल्दी से उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि वह उसकी ओर कूदी, लेकिन यह उस पर झपटने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी तलवार के हमले को छिपाने के लिए था, जो सीधे उसके पेट में लगी। टक्कर के कारण वह लड़ाई के मैदान में दसियों मीटर तक लुढ़क गया, लेकिन वह तुरंत संभल गया और पीछे मुड़कर देखा। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इस्ला दृढ़ता और दृढ़ निश्चय के साथ उसका पीछा कर रही थी। उसने उसे अपने इतने करीब देखा कि भय के कारण उसका हाथ सहज ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन इस्ला का हमला उससे पहले हुआ था और यह कोई साधारण हमला नहीं था। इसके बाद उसके शरीर के विभिन्न भागों पर 3 शक्तिशाली हमले हुए, जिससे उसका शरीर एक बार फिर पीछे की ओर मुड़ गया। जल्द ही वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे एहसास हुआ कि वह हार गया है तो वह सदमे में आ गया और उसका मन भी दब गया। उस स्पष्ट और शक्तिशाली हमले ने उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर कर दिया था। क्या मैं इतनी आसानी से हार गया, उसने सोचा, लेकिन जल्द ही दर्द से उसके मुंह से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस्ला ने इसे आश्चर्य से देखा और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय मुस्कान उभर आई। यह इतना सुंदर और चमकदार था कि इसे देखने वाले हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यह एक बेलगाम खुशी की मुस्कान थी, जो किसी पिशाच पर शायद ही कभी देखी जाती है। मैं सचमुच जीत गई, उसने सोचा और जल्दी से उस टाइल की तलाश की जहां सार्थक लड़ रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने अपनी लड़ाई जल्दी ही समाप्त कर ली थी और अभी वह एक शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था।
वह खुद को रोक न सकी और अपनी टाइल छोड़कर तेज गति से उसकी ओर दौड़ी तथा उससे लिपटने के लिए उस पर कूद पड़ी। सार्थक, मैंने सचमुच ऐसा किया। मैंने वही हमला किया जो तुमने मुझे सिखाया था, उसने खुशी से कहा और उसे कसकर गले लगा लिया। सार्थक उसकी उमड़ती खुशी और अभिनय से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे गले लगा लिया ताकि वह गिर न जाए और उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने देखा, तुमने बहुत अच्छा किया, बधाई हो। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप पर भरोसा रखो, तुम मजबूत हो, उसने जवाब दिया। उसने बार बार सिर हिलाया, लेकिन वह नहीं उतरी और उसे गले लगाती रही। इस समय वह इतनी आभारी थी कि उसे यह नहीं पता था कि इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करे, लेकिन फिर भी वह लगातार उसे धन्यवाद दे रही थी। धन्यवाद सार्थक, धन्यवाद, उसने कई बार अपनी बात दोहराते हुए कहा। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। अप्रत्याशित ट्रेडिंग स्थितियों में सफल होने की एक सरल तरकीब। फिर भी वह जल्द ही सार्थक से दूर हो गई, ये देखते हुए कि उसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। उसका सुंदर चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे खेद है सार्थक, उसने उस समय धीरे से कहा, लेकिन सार्थक ने उसके सिर को हल्के से सहलाया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम ये चाल चलने में सफल रहे। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझे लगता है कि तुम शीर्ष 16 में पहुंच सकते हो, लेकिन तब तुम्हें सावधान रहना होगा जब तुम्हारा कोई प्रतिद्वंद्वी हो। मुझे लगता है कि शीर्ष 16 में से ज्यादातर मजबूत हैं, उसने जवाब दिया और उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं सार्थक, मैं सावधान रहूंगी, उसने कहा, और उसके बाद वे खड़े होकर बाकी मुकाबलों को देखने लगे। चूंकि वे अपने अपने मुकाबले जीत चुके थे, दोनों शीर्ष 32 में पहुंच गए थे और 2 जीत भी हासिल कर ली थी, इसलिए वे इस महामुकाबले के दिग्गजों के और करीब पहुंच रहे थे। उनमें से कई दिग्गजों को अपनी ताकत दिखाने या लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही वे अपने अखाड़े में उतरे, उनके विरोधियों ने हार मान ली। सेकंड अकेडमी में उन शक्तिशाली लोगों में से कोई भी अनजान नहीं था, और शायद केवल सार्थक और इसला ही उनके कारनामों से अनजान थे। हालांकि सार्थक भी हलचल मचा रहा था, खासकर तब जब ये ज्ञात हुआ कि वह 4000 शक्ति वाले व्यक्ति को हरा सकता है, जो दूसरे वर्ष के प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। बहुत ताकतवर, लेकिन वह मुश्किल से प्रथम वर्ष का है। ये लड़का वास्तव में अच्छा है। इस मुकाबले में शामिल कई सबसे ताकतवर लोगों ने सोचा और सार्थक के बारे में मन ही मन सोचा। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सार्थक ने पर्वतीय युद्ध में भाग लिया था तो उसे इतना शक्तिशाली नहीं माना गया था। क्या वह इतने समय से अपनी ताकत छिपा रहा था? उफ, कितना चालाक आदमी है, उनमें से कई ने सोचा, लेकिन फिर भी वे मुस्कुराए। यदि उनमें ताकत नहीं होती तो वे यहाँ नहीं होते, इसलिए वे आश्वस्त थे। सार्थक और इसला ने एक एक करके मुकाबलों को तब तक देखा जब तक वे खत्म नहीं हो गए। उस समय तक अंधेरा हो चुका था। एक बार खेल समाप्त होने के बाद रेफरी ने फिर से अगले राउंड के लिए प्रतिद्वंद्वियों को बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि यह आज नहीं बल्कि अगले दिन होगा। सबसे खराब स्थिति तो ये होगी कि इस राउंड में मेरा मुकाबला इसला से हो। सार्थक ने अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार करते हुए सोचा। उन क्षणों में उन्होंने अंततः उसका नाम पुकारा, मैथ्यू डिट्रिच बनाम लियाम ब्राउन। रेफरी ने चिल्लाकर कहा और अन्य लोगों के नाम लेने लगा। सार्थक ने भौहें सिकुड़ी और बगल से देखने लगा कि किस प्रतिद्वंद्वी का नाम लिया गया है, क्योंकि वह उसे नहीं जानता था। जब उसने देखा कि वह कौन है तो उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। वहां 3 लोग थे, वे तीनों जो पहले उसके पास आए थे। बड़ा आदमी और उसके 2 अनुयायी। उस आदमी के अनुयायियों में से एक लियाम ब्राउन था। वह तो बहुत मजबूत लगता है, सार्थक ने सोचा, और तभी बड़े ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जब लियाम ब्राउन ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया तो दोनों के चेहरों पर शरारती मुस्कान उभर आई। सार्थक ने भी ये देखकर मुस्कुराया। दुर्भावना और हत्या का इरादा है न? हे, ठीक है, ऐसा लगता है कि हत्यारा होना मुझे इस जीवन में भी परेशान करेगा, सार्थक ने सोचा और उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनकी लड़ाई अगले दिन थी, इसलिए उसे उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। फिर इसला की लड़ाई की घोषणा की गई। इसला, ऐसा लगता है कि इस बार तुम भाग्यशाली हो, तुम शीर्ष 16 में जगह बना सकती हो, सार्थक ने इसला के प्रतिद्वंद्वी को देखने के बाद कहा। वह बचे हुए लोगों में सबसे कमजोर था, इसलिए इसला ये देखकर मुस्कुराए। यह अच्छा था कि एक बार जब वह अच्छी स्थिति हासिल कर लेती तो कठिन मुकाबले उसके सामने आते, इसलिए वह खुश थी। इसके बाद वे मैदान छोड़कर अपने कमरों में लौट गए। उस रात एक संदेशवाहक पक्षी सार्थक के लिए एक संदेश लेकर आया, जिससे वह नाराज हो गया। वहां एक पत्र और थोड़ा भारी टोकन जैसा कुछ था। एलिस, उसने सोचा जब उसने देखा कि लिखे हुए पत्र पर उसका नाम और हस्ताक्षर थे। फिर उसने उसे खोला। उस पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उसे देखकर वह हैरान हो गया। सार्थक, मुझे परिवार के पास लौटना पड़ा। कुछ बड़ा हो रहा है। एक अजीब संगठन ने मेरे भाई के कई अधीनस्थों पर हमला किया है, इसलिए मैंने अपने पिता से आपको सुरक्षा भेजने के लिए कहा। यह संभव है कि वे पत्र के आने के एक दिन बाद पहुंचें।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पिता के अनुसार कोई हमें निशाना बना रहा है। मैं लिखित में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जब तक तुम अकादमी में रहोगे तब तक तुम सुरक्षित रहोगे, इसलिए इन दिनों बाहर न जाने की कोशिश करो। मैं जांच करूंगा कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे भाई को हमलावरों में से एक के शरीर पर यह टोकन मिला है। अगर आप किसी को इसका इस्तेमाल करते हुए देखें तो यह मददगार हो सकता है। सावधान रहें, मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। पत्र की विषय वस्तु सीधी सादी थी, लेकिन उसमें इतनी रोचक जानकारी भरी थी कि उसे आश्चर्य हुआ। एक संगठन, और उन्होंने एक वारिस के अधीनस्थों पर हमला करने की हिम्मत की। उनमें बहुत हिम्मत है, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। अभी वह इन वारिसों की ताकत और हैसियत से अनभिज्ञ नहीं था। वे इतने शक्तिशाली और खतरनाक हैं कि कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए केवल हिम्मत और ताकत वाला ही ऐसे शक्तिशाली लोगों को अपमानित कर सकता है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, सार्थक ने रात के आसमान की ओर देखते हुए सोचा। एक संगठन जो वारिस या उसके अधीनस्थों पर हमला करने की हिम्मत करता है, उसे विशाल और प्रभावशाली होना चाहिए, जिसकी मौजूदगी जीवन के कई क्षेत्रों में हो। और अगर उन्होंने एलिस के भाई को निशाना बनाया, जो एक शक्तिशाली वारिस है, तो उनके दिमाग में एलिस और परिणामस्वरूप सार्थक को निशाना बनाने का विचार हो सकता है। एक संगठन इतना शक्तिशाली है कि वह उसे निशाना बनाता है। ये बहुत खतरनाक है। उद्धरण डॉट 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 ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है, जो मेरे पास पहले से है, उसने सोचा और आह भरी। मुसीबतें अक्सर उसे परेशान करती हैं। जब वह धरती पर था तब भी ऐसा ही था, और अब जब वह पुनर्जन्म ले चुका है तब भी ऐसा ही लगता है। फिर भी वह पूरी तरह से चिंतित नहीं है। अपनी ताकत में उसकी प्रगति पहले से ही इतनी तेज है कि कई लोग जो सोचते हैं कि उनके पास महान प्रतिभा है, वे शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए वह आश्वस्त है। इसके अलावा जब तक वह अकादमी में है तब तक वह ठीक रहेगा, जब तक कि उनके पास अकादमी के अंदर के सदस्य न हों, उसने सोचा, और अपनी आंख के कोने से एक हल्की छाया को पार करते हुए देखने के बाद जल्दी से नीचे देखा। ओह, क्या मैंने सही निशाना साधा, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और आयामी गति का उपयोग करते हुए एक पेड़ के ऊपर दिखाई दिया। एक अनुभवी हत्यारे के रूप में वह छाया के पीछे जाने में कामयाब रहा, लेकिन यह आदमी उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था। गायब हो गए, काली छाया ने चौंक कर सोचा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सहज रूप से आगे बढ़ा और सार्थक की पकड़ से बचने में कामयाब हो गया। सार्थक ने भौहें सिकुड़ी और अपने सामने खड़े आदमी की ओर कूद पड़ा ताकि उसे जोरदार मुक्का मार सके। बुआग, उस व्यक्ति के मुंह से हल्की सी आवाज निकली जो टक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन जल्द ही उस स्थान के चारों ओर काले धुएं का एक विशाल बादल छा गया। अरे, तुम मेरे खिलाफ छोटी छोटी हत्यारी चालें चलने जा रहे हो, तुम बेवकूफ हो, सार्थक ने सोचा और जल्दी से धुएं के बीच से छलांग लगाकर अपने लक्ष्य को ढूंढ लिया, जो तेज गति से भाग रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। सार्थक ने तुरंत ही अपनी आयामी चाल का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर आकर उसे मारने और जमीन पर गिराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर उसने भौहें सिकुड़ी और सामने से होने वाले हमले से खुद को बचाने के लिए दोनों हाथों को अपनी छाती पर ले आया। धनुर्धर, सार्थक ने सोचा, और इस हमले से सीधे उस पर वार किया गया। दोनों तीर उसके शरीर में हल्के से धंस गए, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं थी, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे की ओर देखा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, दोनों परछाइयां दूर गायब हो गईं। वह उनका पीछा नहीं कर रहा था, क्योंकि वह उन दोनों की ताकत देखकर आश्चर्यचकित था, और इस तथ्य से भी कि उनमें से एक, क्या ये कोई भक्षक था, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। आखिर वह अकादमी परिसर में कैसे आ गया, सार्थक ने सोचा, और झुंझलाहट में दोनों तीर निकाल दिए। उस शहर के कबीले अकादमी की रक्षा करते हैं, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इतना कमजोर भक्षक उन लोगों की नाक के नीचे से निकल सके। इसका मतलब है कि उस जगह पर कोई है जो उन भक्षकों के साथ काम कर रहा है, या शायद यह वही संगठन है जिसके बारे में एलिस कहती है कि वह भक्षकों को काम पर रखता है। सार्थक ने सोचा और आह भरी। ऐसा लग रहा है कि शांतिपूर्ण दिन अब खत्म होने वाले हैं, उसने सोचा। तभी अकादमी के गार्डों में से कई लोग दूर से दौड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने हल्की सी हलचल सुनी थी और शक्तियों के टकराव को महसूस किया था, इसलिए वे ये देखने के लिए आगे आए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने सार्थक को वहां देखा और उसके पीछे एक छोटा सा खोखला शरीर देखा, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। छात्र सार्थक, क्या हुआ, क्या किसी ने तुम पर हमला करने की कोशिश की, उन्होंने चौंक कर पूछा। सार्थक ने उन पर मुस्कुराया और उन पर दोनों तीर चला दिए। उसका खून अभी भी उसकी बांह से टपक रहा था, जिससे वे चौंक गए। वे तीर जो भक्षक इस्तेमाल करते हैं, वे ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे। सार्थक मुस्कुराया और चलने लगा। वे दो थे, वे बहुत शक्तिशाली थे, कम से कम 5000 शक्ति वाले। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं उनसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता था, सार्थक ने कहा, और उसके बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया।
ये केवल निम्न स्तर के गार्ड थे, इसलिए अकादमी में उनके पास ज़्यादा शक्ति नहीं थी। लेकिन वे केवल नेताओं को घटना के बारे में सूचित करने के लिए यहाँ थे, इसलिए उनके लिए ये जानकारी पर्याप्त थी। अगले दिन अकादमी के उच्च अधिकारियों के बीच उस रात जो कुछ हुआ था उसके बारे में चर्चा फैल गई। क्या भक्षक अकादमी में घुसपैठ करने में सफल हो गए? और फिर भी वे एक छात्र पर हमला करने में सफल रहे, जिससे अकादमी की व्यवहार्यता खतरे में पड़ गई। इस तरह की खबरें अकादमी के उच्च कमान में इधर उधर चर्चा में थीं, लेकिन छात्रों के लिए कुछ भी नहीं हुआ था। यद्यपि हाईकमान चिंतित था और स्थिति की जांच कर रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि छात्रों को पता चले कि क्या हुआ था, कहीं ऐसा न हो कि बात फैल जाए और अकादमी की स्थिति पर असर पड़े। इसलिए हॉल की लड़ाई बिना किसी समस्या के जारी रही। सुबह के समय दूसरा दिन शुरू हो चुका था। आज स्टेडियम के स्टैंड में लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, जो कल की तुलना में दोगुनी या तिगुनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज 2 मुकाबले होंगे, पहला ये कि द्वितीय अकादमी के शीर्ष 16 में कौन होगा, और दूसरा ये कि शीर्ष 8 का चयन किया जाएगा। ये 8 सबसे महत्वपूर्ण होंगे और यही सबसे अधिक लोगों को आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये 8 सबसे शक्तिशाली हैं, ये 8 सबसे सम्मानित होंगे और वहां तक पहुंचने के लिए भाग्य पर्याप्त नहीं होगा। जो भी शीर्ष 8 में पहुंचता है, इसका मतलब है कि वह वहां पहुंचने में सक्षम है, और हो सकता है कि उनमें से कोई भी इस बैटल ऑफ द हॉल्स को जीत ले। सार्थक अपने निर्धारित क्षेत्र में पहुंचे और उनके प्रतिद्वंद्वी लियाम ब्राउन पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। हे, मुझे इस बार किसी डार्क हॉर्स से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डार्क हॉर्स शीर्ष 8 तक पहुंचने से पहले ही अपनी दौड़ पूरी कर लेगा, लियाम ने थोड़ी सी उपेक्षा के साथ कहा। सार्थक ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम उन भाइयों में से एक हो जिनके बारे में बड़े आदमी ने पहले कहा था? सार्थक ने संदेह से पूछा। उस बड़े आदमी ने कहा कि यदि वह अपने किसी भाई से मिले तो उसका वही हश्र नहीं होगा जो उसके सामने होने पर होता, अर्थात उसके वे भाई उससे अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन सामने वाले व्यक्ति से उसे ऐसा नहीं लगा कि वह शक्तिशाली है, इसलिए उसने सोचा, क्या यह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी शक्ति को छिपा सकता है? तो उसने पूछा। लियाम ब्राउन मुस्कुराया, क्या तुम मेरे बड़े भाइयों में से एक का सामना करने से डरते हो? उसने चिढ़ाते हुए पूछा, हालांकि अंत में उसने कंधे उचका दिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अभी तक बड़े भाइयों से नहीं मिले हो, मैं तो उनके बगल में एक छोटा सा आदमी हूं। लेकिन उसने मजाकिया लहजे में जवाब दिया और फर्श पर जोर से पैर पटका, जिससे टाइल थोड़ी हिल गई। फिर उसने सार्थक की ओर क्रोध भरी नज़र से देखा। मैं तुम्हें नीचे गिराने के लिए काफ़ी हूं, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने उन्हें नहीं पाया, अन्यथा तुम्हारा अंत बहुत बुरा होता, उसने कहा और सार्थक की ओर तेजी से भागा। वह इस क्षेत्र में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस बार उनका लक्ष्य सभी भाइयों को शीर्ष 8 तक पहुंचाना था, जिसे वह चुकना नहीं चाहते थे। सार्थक ने फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह उस आदमी से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली है जिसका मैंने पहली लड़ाई में सामना किया था। उसने सोचा और उससे मिलने के लिए दौड़ा। लियाम एक हाथापाई करने वाला योद्धा है, एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए वह हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए सार्थक ने भी अपना हथियार नहीं बुलाया, वह उससे बराबरी की स्थिति में मुकाबला करना चाहता था। जल्द ही दोनों मुट्ठियां जोर से टकराईं और लियाम को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। क्या? लियाम ने आश्चर्य से सोचा और भौहें सिकुड़ते हुए सार्थक की ओर मुक्कों की बौछार कर दी, लेकिन सभी मुक्के अपने लक्ष्य से चूक गए। वे ऐसे प्रहार थे जिन्हें सार्थक आसानी से चकमा देने में सक्षम था। इससे लियाम को और भी झटका लगा, लेकिन वह जल्दी से पीछे हट गया, सार्थक द्वारा उस पर फेंके जाने वाले प्रहार से बचने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वह एक क्षण के लिए धीमा हो गया, इसलिए सार्थक का मुक्का सीधे उसके पेट में लगा। बुआग! उसने जितनी भी हवा अंदर ली थी वह बाहर निकल गई, जिससे वह कुछ क्षण के लिए सांस लेने और हिलने में असमर्थ हो गया। इसके बाद सार्थक उस पर झपटा और उसकी गर्दन पकड़ ली तथा उसे एक शक्तिशाली प्रहार के साथ जमीन पर पटक दिया, जिसमें पिशाच जैसी शक्ति थी, जिससे टाइल में एक छोटा गड्ढा बन गया। तुम कमीने! लियाम ने मुश्किल से चिल्लाते हुए अपनी खोई हुई सांस को पकड़ने की कोशिश की और तुरंत जवाबी हमला किया और पैरों की रणनीति का उपयोग करते हुए सार्थक पर सीधा वार किया। सार्थक को इस तरह के विचित्र हमलों के सामने खुद का बचाव करना पड़ा और उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। वह खच्चर की तरह लड़ता है। सार्थक ने अपने हाथों में हल्की जलन महसूस करने के बाद थोड़ा गुस्से से सोचा। वह एक बार फिर करीब नहीं आ सका क्योंकि लियाम ने उस पर इस तरह हमला करने के बाद खुद को स्थिर कर लिया था। लियाम के मुंह से खून निकला और उसकी हड्डियां दर्द करने लगीं। ये कमीना जितना हमने बताया था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, आखिर ये बेवकूफ़ क्या कर रहे हैं, उसने गुस्से से सोचा। सार्थक ने उसे केवल कुछ ही बार मारा था, लेकिन फिर भी उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ और उसके प्रशिक्षित अंग थोड़ा हिल गए, जिससे उसे अपने अंदर लगभग असहनीय दर्द महसूस हुआ। ठीक है, तुम ताकतवर हो, चलो मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत से लड़ता हूँ। वह गुर्राया और ऊपर की ओर चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से अपनी पिशाच शक्ति को प्रकट किया।
उसके चारों ओर की लाल आभा ने उसकी मांसपेशियों में भी ताकत बढ़ा दी और अंगों को उनके मूल स्थान पर वापस ला दिया। फिर भी सार्थक ने बस आह भरी, मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसलिए दर्द महसूस करने के लिए तैयार रहो, सार्थक ने कहा। यह सुनकर लियाम क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया, मुझे देखने दो कि तुम ये कैसे करोगे, उसने चिल्लाते हुए कहा और पूरी गति से सार्थक की ओर दौड़ने लगा। इस बीच सार्थक ने अपने दाहिने हाथ को शक्तिशाली पिशाच शक्ति से ढक लिया और उससे मिलने के लिए दौड़ा। मुट्ठियों की टक्कर से इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ा कि जिस मैदान में वे लड़ रहे थे वहां जमीन पर दरार पड़ गई। ये दरार जल्द ही बढ़ गई क्योंकि लियाम को जोरदार धक्का लगा और सार्थक ने भी उसके पीछे आकर तुरंत ही उसके पेट पर एक और जोरदार मुक्का मारा। जब उसे जोर से पीछे धकेला गया तो वह खून थूकने से खुद को नहीं रोक सका। वह मेरे बचाव में ऐसे घुस गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। असंभव, लियाम ने गुस्से से सोचा और जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने देखा कि सार्थक उसके ऊपर आ गया था। तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना तुमने दावा किया था, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे लियाम के मुंह से निकला खून उसके कपड़ों पर थोड़ा सा दाग दे गया। उसका शरीर उछलकर ब्लीचर्स के निचले हिस्से में जा गिरा और इस तरह लड़ाई समाप्त हो गई। निर्देशक ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और स्टैंड से सार्थक को देखने लगे। यह आदमी नियंत्रण में उच्च स्थान पर लगता है, उनमें से एक ने कहा और दूसरे ने सिर हिलाया। ये सही है, मैंने सुना है कि वह एस रैंक है। फिर भी वह इतना सरल एस रैंक नहीं लगता। अखाड़ों में कई एस रैंक हैं और वे पिशाच शक्ति को उतनी अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं करते जितना वह करता है, उसने उत्तर दिया और कई अन्य लोगों ने भी इस आशय के अपने शब्द कहे। सबसे पहले बोलने वाले ने उसकी ओर देखते हुए थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह वही है जिस पर पिछली रात हमला हुआ था, क्या वे उसे खास तौर पर निशाना बना रहे हैं? हम ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मरने नहीं दे सकते, उसने सोचा और बगल से देखा। प्रोफेसर रीगन कहाँ हैं? मुख्य निदेशक ने संदेह से पूछा। उनके पीछे से एक व्यक्ति आया, सर, प्रोफेसर रीगन को राजा ने बुलाया है, वे अभी वहां नहीं हैं, उसने उनके कान में कहा, जिससे हेड डायरेक्टर थोड़ा हैरान हुआ, हालांकि अंत में उसने सिर हिला दिया। उद्धरण ... रीगन कूपर, मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में उसकी क्या स्थिति है। ये थोड़ा अजीब है कि वह इस जगह आने के बाद से केवल प्रथम वर्ष के छात्रों को ही प्रशिक्षित करना चाहता है। हेड डायरेक्टर ने सोचा, क्योंकि एक नए विषय ने उसकी चिंताओं को और बढ़ा दिया था। भूल जाओ, लोगों के रहस्यों की जांच करना बुद्धिमानी नहीं है, और लगता है कि उस लड़के के प्रथम अकादमी में अच्छे संपर्क हैं। चलो अभी इस लड़के और उसकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, मुख्य निदेशक ने सोचा और फिर से अखाड़े की ओर देखा। मुकाबले बिना किसी रुकावट के चले गए। जब इस्ला ने लड़ाई शुरू की तो उसका प्रतिद्वंद्वी उसे हरा नहीं सका, जैसा कि सार्थक ने उसे सिखाया था, हालांकि उसने उसे थका देने वाली लड़ाई दी। इसलिए लड़ाई खत्म होने के बाद वह ठीक होने लगी और सभी लड़ाइयों के खत्म होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। धीरे धीरे लड़ाइयां समाप्त हो रही थीं और अंत में रेफरी ने फिर से अलग अलग नाम पुकारने शुरू कर दिए, प्रतिद्वंद्वियों की घोषणा करते हुए ये देखना था कि सर्वश्रेष्ठ 8 कौन होगा। मैथ्यू डिट्रिच बनाम पॉल ब्राउन, इस्ला मूर बनाम हैरी ब्राउन। जल्द ही उन 4 नामों की घोषणा कर दी गई। सार्थक ने जब ये सुना तो वह भौंचक्का रह गया। वह पहले से ही जानता था कि पॉल और हैरी कौन हैं। अरे, आइला के लिए यह बुरी किस्मत है, आखिर वह उन दोनों में से बड़े आदमी को कैसे निकाल पाएगी, उसने सोचा और अखाड़े में एक विशेष स्थान की ओर देखा। अखाड़े के दूसरी ओर 2 व्यक्ति एक साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और उन्हें घूर रहे थे। हैरी बोन उस समूह का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, युद्ध क्षेत्र में सबसे मजबूत लोगों में से एक था। हाल ही में उसकी शक्ति का सत्यापन किया गया था और उसके पास लगभग 4500 पिशाच शक्ति है। तीसरे वर्ष के छात्र के रूप में वह काफ़ी मजबूत है। जबकि पॉल ब्राउन के पास लियाम ब्राउन के समान शक्ति है, जिसे सार्थक ने अभी अभी हराया था। वे सभी सगे भाई हैं। शेष प्रतिद्वंद्वियों में पॉल इस्ला के लिए सबसे आसान प्रतिद्वंद्वियों में से एक था, लेकिन वह इतनी बदकिस्मत थी कि उसे सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियों में से एक मिला, जिससे उसे थोड़ा दबाव महसूस हुआ। इसके अलावा इन दोनों की मुस्कुराहट देखकर सार्थक थोड़ा चिंतित हो गया। अगर आपको लगे कि यह मुश्किल हो रहा है तो जल्दी से मैदान से बाहर निकल जाओ। वह बड़ा आदमी शक्तिशाली है और मैं देख सकता हूं कि वह ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए उसके मुंह के खतरनाक हैं, सार्थक ने कहा जब वह मैदान की ओर बढ़ रहा था जहां अब लड़ने की उसकी बारी थी। इस्ला ने सिर हिलाया, ठीक है सार्थक, शुभकामनाएं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वह भी अपने लड़ाई के मैदान में चली गई। हैरी का विशाल शरीर इतना बड़ा था कि उसने इस्ला के छोटे और सुंदर शरीर को लगभग पूरी तरह से छिपा दिया था। ये लड़की के लिए बहुत बुरी बात है। देखो, वह इतनी कम ताकत के साथ शीर्ष 16 में आने में कामयाब रही और यह आश्चर्यजनक है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका भाग्य खत्म हो गया, वहां मौजूद कई लोगों ने कहा और आह भरी।
फिर भी इसला ने इस पर ध्यान नहीं दिया और केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को देखती रही। शक्ति शरीर की महानता में नहीं रहती, इसला ने सोचा और खुद को शांत करने के लिए उसने गहरी सांस ली। जल्द ही उसका मन शांत हो गया। तुम्हारी जैसी प्यारी सी तितली, ये दुख की बात है कि तुम ऐसे छोटे से कमीने का पीछा कर रही हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मेरे पीछे आ सकती हो और मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, हैरी ने कहा। जब इसला ने उसे यह कहते सुना तो वह भौंचक्की रह गई, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब रेफरी ने मुकाबले की शुरुआत की घोषणा की, और जैसे ही उसने उसके शब्द सुने, वह तेजी से उस विशालकाय व्यक्ति से मिलने के लिए दौड़ी। उसने आह भरते हुए कहा, अरे ऐसी औरत का व्यवहार कितना खराब है, उसने मजाक करते हुए कहा। तभी इसला ने उस पर सीधा हमला करने के लिए अपनी तलवार जोर से घुमाई। तारांकन क्लैंक। उसी समय ऐसी आवाज हुई मानो दो तलवारें टकरा रही हों, जिससे आइला चौंक गई। क्या, उसने सोचा। उसे लगा कि इस आदमी ने तलवार निकाल ली है, लेकिन वह गलत थी। इस विशालकाय व्यक्ति ने अपने हाथों में एक सुरक्षात्मक वस्तु ले रखी थी, इसलिए तलवार और इस वस्तु के टकराव से यह ध्वनि उत्पन्न हुई। ये खतरनाक है, उसने जल्दी से सोचा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी हैरी ने उसके लिए एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा। ब्लेड उसके बाजू से आर पार हो गया, और इस प्रक्रिया में उस शक्तिशाली बल ने इसला को अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने जोर से अपना घुटना उठाया और उसके पेट पर मुक्का मारा। बुआग। इसला के मुंह से खून एक ही हरकत में निकला, जो इतनी शक्तिशाली भी नहीं लग रही थी, और वह सदमे में पीछे की ओर गिर पड़ी। इतना शक्तिशाली, उसने सांस लेने की कोशिश करते हुए सोचा। सार्थक ने यह सुनकर भौहें सिकुड़ी और उस जगह की ओर देखने लगा। उसका ये दृश्य उस क्षण से मेल खाता है जब हैरी वापस आइला के पास दौड़ा और उसे उसी स्थान पर जोरदार लात मारकर हवा में उठा लिया जहां उसने उसे घुटने से मारा था, फिर उसे एक और निर्णायक झटका दिया जिससे वह रेत पर गिर गई। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह जानता है कि वह हम में से किसी जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये कमीना अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, भले ही ऐसा न लगे, सार्थक ने सोचा जब उसने मुट्ठियों की ताकत देखी। फिर भी तभी उसने देखा कि हैरी फिर से हवा में उछला और दोनों पैरों को भाले की तरह ऊपर उठाकर इसला की ओर झपटा। सार्थक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह आदमी क्या कर रहा है, यहाँ तक कि निर्देशक भी आश्चर्यचकित थे। ये दुर्भावना से भरा हमला है, निर्देशकों ने सोचा, और उनमें से एक ने तो वहां से हटने की तैयारी भी कर ली। फिर भी यह नियमों के बाहर का हमला नहीं है, उसने सोचा, लेकिन अपनी मुट्ठी भींच ली। यदि उन्होंने देखा कि यह नियमों के विरुद्ध हमला है, तो इस बड़े आदमी को अकादमी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी हमला जल्द ही इसला के पेट पर हुआ, जिससे उसकी आंखें खुल गईं और उसके मुंह और शरीर के कई छिद्रों से खून की एक बड़ी धार निकल पड़ी। इस हमले से उसकी मौत तो नहीं हो सकी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं और उसका काफी मात्रा में खून बह गया। सार्थक ने जैसे ही ये देखा, अपनी मुट्ठी भींच ली। ऐसा लगता है कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, लेकिन दंड दिए बिना उल्लंघन के करीब आना संभव है। हो, उसने मन ही मन सोचा और गुस्से में उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई। शुरू में उन्होंने सोचा था कि निदेशक उस हमले को रोक देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगता है मैं अभी भी इसे और आगे बढ़ा सकता हूं, है न? उसने मन ही मन चिल्लाया और अपनी तरफ से हो रहे शक्तिशाली हमले को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। ध्यान मत भटक, छोटे कमीने, पॉल ब्राउन ने व्यंग्यात्मक लहजे में चिल्लाया। फिर भी सार्थक ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने इसला की लड़ाई को दोबारा देखा और वह क्षण भी देखा जब इसला को अखाड़े के नीचे धकेल दिया गया था। वह आखिरी किक भी जरूरी नहीं थी, उसने सोचा और दूर से इसला की ओर देखा, फिर रेफरी की ओर एक सख्त नज़र से देखा, जो बेवकूफ़ी से मैदान के किनारे खड़ा था। तब उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है और वह उसके पास दौड़ा। वह बेहोश है, सार्थक ने आइला पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद सोचा। पॉल ब्राउन को यह देखकर गुस्सा आया कि सार्थक अभी भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उन्होंने उसे एक और जोरदार मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन सार्थक के हाथ ने उन्हें फिर से रोक दिया। सार्थक बस इसला के सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इसलिए जब उसने देखा कि एक निर्देशक इसला की देखभाल के लिए बाहर भागा, तो उसने राहत की सांस ली और फिर से पॉल की ओर देखा। निराश मत हो, तुम्हारे भाई ने मुझे एक अद्भुत विचार दिया है। बुरा हुआ कि मैंने इसे तुम्हारे दूसरे भाई पर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर मैं तुमसे ही शुरुआत करूं तो बुरा नहीं होगा, सार्थक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह शांत नहीं थी, उसमें एक भयावह और डरावनी आभा थी जिसने पॉल को डरा दिया। उसने जल्दी से सार्थक से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई थीं। क्या बकवास है, उसने आश्चर्य से सोचा, लेकिन तभी सार्थक ने उसे अपनी ओर खींचा और अपना घुटना उठाकर उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा।
पॉल अचानक चौंक गया, इसलिए झटका उसे जोर से लगा और उसकी सांस रुक गई। सार्थक मुस्कुराया, तुम इसला से कम 10 गुना ज्यादा मजबूत हो। मैं समझ गया, इसका मतलब है कि तुम्हें 10 गुना ज्यादा तकलीफ होगी। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसे हवा में फेंक दिया। इस बार वह क्रोधित था, और क्योंकि वह क्रोधित था इसलिए उसे अपना गुस्सा निकालना जरूरी था। जब तक वह नियमों का उल्लंघन नहीं करता था तब तक वह ठीक था। जब तक उसके हमले अच्छी तरह से नियंत्रित थे और उसने किसी की हत्या नहीं की थी, वह एक कमीने को, जो कई महीनों में ठीक हो सकता था, लुटेरा बना सकता था। इसलिए उन्होंने बिना कुछ रोके अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर दिया। अब उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। बकवास, चूंकि तुम इस तरह की चीजें करना चाहते हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम इतने भाग्यशाली होगे कि अगली लड़ाई में मुझसे भिड़ोगे। इस बीच मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चीजें कैसे की जाती हैं। उसने मन ही मन कहा और हवा में उछल पड़ा। उसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली पिशाच शक्ति से घिरा हुआ था, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सार्थक द्वारा डाला गया दबाव बाकी प्रतिभागियों द्वारा डाले गए दबाव से भी अधिक मजबूत था, इसलिए वे सदमे में थे। यहां तक कि निर्देशक भी सदमे में थे। एक नए छात्र के पास 4000 जोड़ शक्ति है। ऐसी स्थिति कैसे संभव है? उनमें से एक ने आश्चर्य से पूछा और अपने बाकी सहपाठियों की ओर देखा। वे सभी समान रूप से स्तब्ध थे। ठीक उसी समय उन्होंने सार्थक को उस व्यक्ति पर, जो हवा में था, बहुत जोर से हमला करते देखा और शक्तिशाली प्रभाव से युद्ध टाइल में काफी दरारें पड़ गईं। डायरेक्टर, उनमें से एक ने मुख्य डायरेक्टर की ओर देखते हुए कहा। वह हमला नियमों के विरुद्ध नहीं था, लेकिन बहुत शक्तिशाली था। फिर भी जिस मुख्य निदेशक से वे बात कर रहे थे वह उपहास करने लगा। वह बदला ले रहा है। क्या तुमने नहीं देखा कि उस बड़े आदमी ने क्या किया? वह लड़की उसकी साथी है, शायद वह उसकी खून की सहेली है। क्या तुम्हें लगता है कि जब उस आदमी का भाई उसके सामने होगा तो वह चुपचाप खड़ा रहेगा? इसलिए उसे अकेला छोड़ दो। जो कोई भी किसी पर दुर्भावनापूर्ण हमला करता है उसे प्रतिशोध पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिससे कोई भी हिल नहीं पाया। इस बीच पॉल ब्राउन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट में भारी मात्रा में हथियार घुस गया हो, क्योंकि सार्थक ने उस पर हमला किया और उसे मुक्का मारा। बुआग, सार्थक की मुट्ठी का शक्तिशाली बल महसूस करते हुए उसी क्षण उसके मुंह से चीख निकल गई। हैरी ब्राउन, तुम कमीने, तुमने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की। वह दूसरे अखाड़े से गुस्से में चिल्लाया। वह सार्थक से भिड़ने के लिए वहां भागना चाहता था। सार्थक की प्रतिक्रिया व्यंग्यात्मक थी। पॉल हवा से बाहर था, इसलिए सार्थक ने एक हाथ से उसके बाल पकड़कर उसे उठाया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया, जिससे उसके कई दांत टूट गए और वह पीछे की ओर उड़ गया। फिर भी हमला इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह उसे रेत से गिरा सके। तुम खूनी कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैरी चिल्लाया, उछलते हुए सार्थक के अखाड़े में जाना चाहता था। फिर भी एक निर्देशक ने जल्दी से उस पर हमला किया और एक छोटे से मुक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया। छात्र हैरी, क्या तुम अयोग्य घोषित होना चाहते हो? उसने पूछा, जिससे हैरी ब्राउन क्रोधित हो गया। क्या यह नियमों के विरुद्ध हमला नहीं है? वह चिल्लाया, लेकिन निर्देशक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना फैसला सुनाते हुए अपने स्थान पर लौट गया। कई रेफरी हैरी को कुछ पागलपन करने से रोकने के लिए उसके एक तरफ खड़े हो गए। इस बीच सार्थक ने पॉल को एक पैर से खींचा और अखाड़े के दूसरी ओर चलने लगा। बहुत समय हो गया जब मैंने ऐसा कुछ किया था। ऐसा लगता है कि छोटे बेवकूफ़ों को पीटना हमेशा ही आनंददायक लगता है। सार्थक ने सोचा, और उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई जब उसने देखा कि हैरी को कई रेफरी पकड़कर पकड़े हुए हैं। तुम कमीने, तुम क्या योजना बना रहे हो? पॉल चिल्लाया जब वह फिर से बोलने में सक्षम हुआ, लेकिन उसका मुंह इतना दुख रहा था कि उसकी चीख ऊंची और अजीब लग रही थी। फिर भी सार्थक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया, मानो वह कोई गीला कपड़ा हो जो उसके अंदर भरे पानी से बाहर निचोड़ना चाहता हो। आहे! उसके मुंह से निकली चीख भयावह थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर रेत की कठोरता में जा टकराया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। सार्थक ये सुनिश्चित कर रहा था कि झटका ज्यादा गंभीर न हो, ताकि वह कुछ और झटके सहन कर सके। इसीलिए उसने उसे एक बार फिर दूसरी ओर ले जाकर जोर से जमीन पर पटक दिया, और फिर तीसरी बार, चौथी बार और अंत में 5वीं बार। इस समय हैरी लगातार चिल्ला रहा था और सार्थक को धमका रहा था, जबकि पॉल के दांत और उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। हैरी के चेहरे पर लालिमा देखकर सार्थक प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब जब उसका पुनर्जन्म हो चुका है तो वह थोड़ा अधिक चिड़चिड़ा हो गया है। फिर भी उसने परवाह नहीं की, वह बस मुस्कुराया, और जब पॉल ने उसे 5वीं बार मारा तो उसने उसे हवा में उछाल दिया। सार्थक ने फिर पॉल के शरीर के पीछे छलांग लगाए और उसकी छाती पर एक आखिरी निर्णायक वार किया, जिससे उसकी छाती अंदर की ओर धंस गई। दर्द से जो चीख निकलनी चाहिए थी वह नहीं निकल पाई, क्योंकि उसने पाया कि उसकी वाक तंत्री क्षतिग्रस्त हो गई है।
उसे केवल दर्द ही दर्द घेरे रहा और जल्द ही वह टाइल के नीचे फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। यद्यपि पॉल की चीखें लड़ाई के मैदान और ब्लीचर्स के हर कोने तक पहुंच गई थीं, लेकिन अंत तक किसी ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। जब कई लोग अंततः उसकी सहायता के लिए बाहर आए, फिर उन्होंने हैरी को भी रिहा कर दिया, जो अपने सीने में बढ़ती नफरत और आंखों में खून भरते हुए महसूस कर रहा था। वह भी मैदान में कूदना चाहता था और सार्थक को बुरी तरह पीटना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। युद्ध के बाहर हमला करना निषिद्ध था और जो कोई ऐसा करता था उसे अकल्पनीय दंड मिलता था। इसलिए उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा और अपने भाई के पास जाना पड़ा। फिर भी चलते चलते वह एक व्यक्ति के पास से गुजरा जो 2 अन्य लोगों से घिरा हुआ था और उसने उससे धीरे से कुछ कहा, जिससे वहां मौजूद तीनों लोग मुस्कुरा उठे और उसके बाद वह वहां चला गया जहां उसका भाई था। ये बच्चा बदला लेना जानता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह उस काल्पनिक घटना के लिए तैयार होगा या नहीं जब अगली लड़ाई में उसे हैरी ब्राउन के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। मुख्य निर्देशक ने कहा जब उसने सार्थक को मैदान से बाहर उस ओर जाते देखा जहां इसला को ले जाया गया था। अन्य निर्देशकों ने सिर हिलाया। हैरी अच्छा है और उसने अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा वे जिस ब्राउन से संबंधित हैं उन्हें अतीत से मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है। अगर वे दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो वे वास्तव में नियम तोड़ सकते हैं, उनमें से एक ने कहा। हेड डायरेक्टर ने सिर हिलाया लेकिन एक तरफ देखा। हालांकि मुझे लगता है कि वहां पर वह आदमी जीत जाएगा। वह अभी भी यहाँ है क्योंकि वह भाग्यशाली था कि फर्स्ट अकेडमी ने लड़ाई को पहले ही खत्म कर दिया। हेड डायरेक्टर ने कहा। वहां 3 लोग थे, उनमें से एक की उपस्थिति बहुत शक्तिशाली थी और यह ध्यान देने योग्य था कि उसे केवल शक्ति के लिए सेकंड अकेडमी में नहीं होना चाहिए। उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने उसे देखते ही सिर हिलाया। ठीक है, 5200 शक्ति वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अलग है। प्रथम अकादमी में वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन यहाँ यह अधिकतम अस्तित्व है। इसके अलावा उसकी तलवार कौशल काफ़ी अच्छा है। यह एक ऐसा कौशल है जिस पर बाकी प्रतियोगी भरोसा नहीं करते हैं, और यदि वह पिछले साल जीती हुई अंगूठी का उपयोग करता है तो उसके लिए हारना वास्तव में कठिन होगा। उत्तर दिया, जो अब तक चुप था। हेड डायरेक्टर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अचानक बात करने लगेगा, जिसका मतलब था कि उसे आखिरकार झगड़ों में दिलचस्पी हो गई थी, इसलिए वह मुस्कुराया। अभी अभी जो आदमी लड़ा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुख्य निदेशक ने पूछा, और इस आदमी ने उसकी ओर सिर हिलाया। बहुत सक्षम। मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो पिशाच शक्ति को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सके जब से मैंने रीगन कूपर से लड़ाई की है। इसलिए मुझे कहना होगा, ये छोटा सा लड़का वास्तव में प्रभावशाली है। उसने जवाब दिया, जिससे मुख्य निर्देशक ने सिर हिलाया। हालांकि अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, क्या वह पिशाच शक्ति को नियंत्रित करने में इतना अच्छा है? मुझे इसका एहसास नहीं था। उन्होंने आश्चर्य में खुद से सोचा। आपको क्या लगता है अगर ये दोनों आमने सामने हों तो कौन जीतेगा? मुख्य निदेशक ने पूछा। उन्हें ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि वह किसकी ओर संकेत कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वह सार्थक तथा वहां उपस्थित अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। जिस आदमी से उन्होंने पूछा उसने सिर हिलाते हुए आह भरी। मुझे अभी भी इस बात पर संदेह है कि क्या वह हैरी ब्राउन को हरा सकता है। मैं उन दोनों के आमने सामने होने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? हालांकि अगर मुझे जवाब देना होता तो मुझे लगता है कि अगर सार्थक अपनी पूरी ताकत से लड़ता है तो लड़ाई थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन भले ही उसकी नियंत्रण क्षमता बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि वह उसे हरा सकता है। और अगर वह अपनी मूल शक्ति के साथ ऐसा कर भी लेता है तो क्या होगा यदि वह रिंग में उतरने का फैसला करता है? तो फिर हम सभी को इसका उत्तर पता है। उन्होंने उत्तर दिया, जिससे मुख्य निदेशक ने सिर हिला दिया। शायद मैंने उसका बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया था। हालांकि वह अभी भी सबसे प्रतिभाशाली प्रथम वर्ष का छात्र है, लेकिन तीसरे वर्ष के छात्र को हराना अभी भी मुश्किल है जो प्रथम अकादमी में हो सकता है। आखिरकार 4000 और 5000 के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, उसने सोचा और आह भरी। अच्छा लगना। सार्थक इसला की हालत देखने आया था और ये देखकर राहत की सांस ली कि हालांकि उसे चोट लगी थी, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं थी। फिर भी वापस आते ही उसने उसे शहर में खरीदी गई कई तरह की दवाइयां और उपचार दिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक हो गई है। उसने उसके पहले वाले सवाल पर धीरे से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ सार्थक, चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा। वह अपनी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं कर सकी क्योंकि उसे जो जोरदार झटका लगा था उससे उसका पेट और नाभि में दर्द हो रहा था। उसने उससे थोड़ा दूर देखा और थोड़ी आह भरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी कमज़ोर है कि एक छात्र के हाथों में इतनी आसानी से पड़ जाएगी। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर और प्रतिरोध कर सकती है, लेकिन पहला वार उसे इतना अचंभित कर गया कि यह उसके पतन की शुरुआत थी। मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ, उसने सोचा। हमेशा खुशमिजाज और जीवंत रहने वाली इसला के चेहरे पर अब उदासी और निराशा के भाव दिखने लगे थे, जिससे सार्थक का चेहरा थोड़ा उदास हो गया।
अगर किस्मत हम पर मेहरबान हुई तो वह लड़का अगली लड़ाई में मुझसे लड़ेगा। सार्थक ने मन ही मन सोचा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वह लड़का एक अमीर परिवार से है और कई सालों से अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा है। हमें अकादमी में प्रवेश किए हुए आधे साल से भी कम समय हुआ है, इसलिए ये सामान्य बात है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन आपकी वर्तमान प्रगति के साथ शायद आधे साल या एक साल के कठिन प्रशिक्षण में आप उसे हरा सकते हैं और यह आपको उससे अधिक प्रतिभाशाली बनाता है। सार्थक ने कहा और जब उसने सुना कि मुकाबला समाप्त हो गया है तो वह खड़ा हो गया। ठीक हो जाओ, तुम्हें जल्द ही अकादमी मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा। तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, इसलिए जब हम वापस लौटेंगे तो इनाम की उम्मीद करो। अगर मैं कभी उस आदमी को पकड़ लूँगा तो मैं तुम्हारे लिए उसे ज़रूर पीटूंगा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद वह वहाँ से चला गया। इसला को शीघ्र ही चिकित्सा केंद्र ले जाया गया और सार्थक पुनः युद्ध क्षेत्र में लौट आया। सार्थक पहले से ही शीर्ष 8 में था, इसलिए बाकी लोगों ने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब कोई नया खिलाड़ी टूर्नामेंट के इस चरण में पहुंचा था, इसलिए बहुत से लोग इसमें रुचि रखते थे। अगला मुकाबला निर्णायक होगा क्योंकि इससे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ 4 खिलाड़ी तय होंगे और टूर्नामेंट के अंतिम चरण में प्रवेश होगा। जल्द ही रेफरी ने मुकाबलों की घोषणा कर दी। मैथ्यू डिट्रिच बनाम हैरी ब्राउन। रेफरी ने चिल्लाकर कहा। ये ऐसे शब्द थे जिनसे दोनों प्रतियोगियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई और दर्शकों के चेहरे पर उत्सुकता छा गई। भाग्य मुझ पर मुस्कुरा रहा है। सार्थक ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए सोचा, ऐसा लगता है कि इसला को बदला लिए बिना ज़्यादा समय तक नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि निर्देशक भी इस रोमांचक भाग्य से आश्चर्यचकित थे और एक दूसरे को देखने लगे। सभी दर्शकों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें थीं। चूंकि मुकाबले जल्दी समाप्त हो गए थे, इसलिए ये राउंड भी आज होगा तथा अंतिम चरण कल के लिए छोड़ दिया गया है। इसलिए सार्थक और हैरी उचित क्षेत्र में चढ़ गए। हैरी ने उसे ऊपर चढ़ते हुए देखकर शरारती ढंग से मुस्कुराया। हे तुम छोटे बदमाश, बेहतर होगा कि तुम अपनी हड्डियों को अच्छी तरह से ठीक करो क्योंकि मैं उन्हें इतनी बुरी तरह से तोड़ दूंगा कि तुम पहचान में नहीं आओगे। उसने घृणा से कहा और उसके मुंह से एक दहाड़ निकली जिसने उसके पूरे शरीर को भयावह पिशाच शक्ति से ढक दिया। उसका शरीर पहले से ही बड़ा था और उसकी मांसपेशियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं, लेकिन अभी वह पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। पिशाच शक्ति ने उसकी उपस्थिति को इतना बढ़ा दिया था कि कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। इतनी जबरदस्त और भारी शक्ति कि उसके किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हवा पर लगाए गए परिवेशीय दबाव के कारण ठीक से सांस लेने में असमर्थ कर देगी। फिर भी सार्थक बस मुस्कुराया। उसके पास कोई अतिरंजित मांसपेशियां नहीं थीं, उसके पास अपनी शक्ति के लिए सही और ज़रूरी ताकत थी। उसे अपने शरीर को अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास जो एक था वह उसके शरीर की सारी शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। और यद्यपि हैरी की शक्ति से हवा में हलचल मच गई थी, फिर भी सार्थक को यह हल्की हवा जैसा लग रहा था। चूंकि आपने आइला पर इस तरह हमला करने के बाद यहाँ आने का साहस किया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय के लिए तैयार हैं, सार्थक ने कहा। तभी रेफरी ने मुकाबला शुरू होने की घोषणा की तो हैरी तेज गति से उसकी ओर दौड़ा। हालांकि इस आदमी का शरीर बहुत बड़ा था, फिर भी वह बहुत तेज था। उसकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, इसलिए वह कुछ ही सेकंड में सार्थक के करीब पहुंचने में कामयाब रहा और उस पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। फिर भी तभी सार्थक ने अपनी मुक्का शक्ति का प्रयोग किया और उसे वापस मारा। तारांकन बूम। एक जबरदस्त टक्कर ने उन दोनों को पीछे धकेल दिया, लेकिन वे तुरंत ही एक दूसरे से फिर से आमने सामने टकरा गए। उसकी मुट्ठी बहुत भारी है और उसकी हड्डियां भी सख्त हैं। सार्थक ने मुट्ठियों के बीच पहली टक्कर महसूस करने के बाद सोचा। अचानक हैरी ने अपने हाथ से एक अजीब हरकत की, जिससे सार्थक एक पल के लिए असंतुलित होकर आगे की ओर झुक गया और अचानक हैरी की दूसरी मुट्ठी में एक अजीब हथियार दिखाई दिया। यह हथियार दस्ताने जैसा था, लेकिन यह उसकी पूरी मुट्ठी को नहीं ढकता था, केवल सामने वाले हिस्से को ढकता था जिसमें एक छोटा सा कांटा था। यह मुक्का सार्थक के सिर की ओर जोर से आया, जिससे वह थोड़ा चौंक गया। फिर भी सार्थक ने झुककर हमले को टाल दिया और हैरी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसके पेट में मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। सार्थक की शक्ति तब प्रकट हुई जब वह हवा में उछला और हैरी के शरीर के पीछे पीछे गया, जो पीछे की ओर लुढ़क गया और जल्द ही उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार करते हुए उसके ऊपर आ गिरा। कितनी जल्दी, हैरी ने सोचा और उसके चेहरे पर दर्द महसूस हुआ। तारांकन बूम। हैरी का शरीर पहले से ही काफी बड़ा और भारी था, इसलिए जब उसे फर्श पर पटका गया तो विशाल टाइल थोड़ा हिल गई और एक तरफ से दूसरी तरफ दरारें फैल गईं। हैरी इस बल से स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है, उसने मन ही मन सोचा। हालांकि वह सार्थक के वार से छूटने में कामयाब रहा, लेकिन उसका एक दांत अभी भी टूट गया था। हैरी ने दांत थूक दिया और महसूस किया कि उसके सीने में क्रोध बढ़ रहा है। ये कमीना, उसने सोचा और तेजी से ऊपर देखा, लेकिन तभी उसे एक और जोरदार झटका लगा,
जो पिछले झटके से कहीं ज्यादा जोरदार था। असंभव, वह चिल्लाया, इससे पहले कि उसे अपना मुंह खोलकर खून का एक बड़ा कौर थूकना पड़ता। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने आश्चर्य से सोचा। बाहर कोई भी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उन्होंने केवल ये देखा कि सार्थक ने हैरी, जो एक भारी और शक्तिशाली व्यक्ति था, को 3 बार मारा था और उसे पहले से ही एक निष्क्रिय अवस्था में लाने में कामयाब हो गया था, जहां वह केवल खून थूक सकता था। हालांकि कुछ लोगों को कुछ बातों पर संदेह था, फिर भी सार्थक नहीं रुका। उसे अस्थिर करना योजना का केवल पहला भाग था, इसलिए ऐसा करते ही वह मुस्कुरा उठे। बिना कुछ सोचे समझे वह हवा में उछला और उसकी पिशाच शक्ति उसकी दोनों भुजाओं में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी मांसपेशियां आकार में बढ़ गईं और उसने जो शर्ट पहनी थी वह फट गई। उसका रूप अधिक आक्रामक और शक्तिशाली हो गया और वह शीघ्र ही हैरी पर टूट पड़ा। ये व्यक्ति किसी तरह हमले को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना एक बुरा विचार था। सार्थक के हमले का सामना करने वाले उसके 2 हाथ थे। यह स्थान के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक द्वारा किया गया इतना शक्तिशाली हमला था। वे बिना किसी पिशाच शक्ति के केवल हथियारों से अपना बचाव कैसे कर सकते थे? भले ही उसकी हड्डियां सख्त थीं, लेकिन अगली चीज जो उसने महसूस की वह ये थी कि उसकी बांह की हड्डियां मक्खन की तरह टूट रही थीं। आगे फिर भी सार्थक ने उसकी छाती पर 4 और वार किए। उसके सभी आंतरिक अंग हटा दिए गए थे, जबकि उसकी छाती की हड्डियां और अधिकांश पसलियां टूट गई थीं। हैरी चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सार्थक की मुट्ठियों का वजन इतना भारी कैसे हो सकता है, और अगर वह समझ भी जाता तो भी कुछ नहीं कर पाता। 5 मिनट पहले वह ठीक था, लेकिन अब उसकी काफ़ी हड्डियां टूट चुकी थीं और उसे जो दर्द हो रहा था उसे केवल वही बता सकता था। उसने अपने शरीर से पिशाच जैसी शक्ति को सार्थक की ओर निकालते हुए अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की। सार्थक ने फिर मुस्कुराते हुए इस छोटे से हमले का प्रयोग अपने शरीर का भार कम करने और एक बार फिर हवा में उछलने के लिए किया। ये देखकर हैरी हैरान रह गया, आखिर मैंने उसे इतनी दूर कैसे धकेल दिया? असंभव, उसने हैरान होकर सोचा। फिर भी उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। सार्थक अभी भी हवा में ही मुस्कुराया और उसे घूरता रहा जब उसने अपनी पिशाच शक्ति को उसके पैरों की ओर बढ़ाया। हैरी को जब एहसास हुआ कि यह आदमी क्या करने की योजना बना रहा है तो उसने अपने शरीर पर भय का प्रभाव महसूस किया और हिलने की कोशिश की। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे, सार्थक ने अपने चेहरे पर एक बड़ी भयावह मुस्कान के साथ कहा और जल्द ही गिरने लगा। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब हैरी ने डरकर चिल्लाया और अपने शरीर से सारी पिशाच शक्ति निकाल दी, जबकि उस पर हमला करने के लिए अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सार्थक की गिरने की गति एक पल से दूसरे पल में काफी बढ़ गई और वह हैरी के ऊपर गिर गया। हैरी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसके शरीर के हर छिद्र से खून की बड़ी धार बह निकली। यह हमला इतना भयानक था कि इससे हैरी के शरीर की कई हड्डियां टूट गईं और निर्देशक भी घबरा गए। हालांकि कुछ लोगों ने सोचा कि उन्हें उसी सिक्के के आधार पर भुगतान किया गया था। इस हमले से लड़ाई का मैदान 2 हिस्सों में बंट गया और एक बड़ी दरार दिखाई देने लगी। नीचे हैरी का शरीर था जो पूरी तरह से बेहोश था, जबकि ऊपर सार्थक था जो उसे मजाक में घूर रहा था। किसी कारण से उसे लगा कि वह उसे और अधिक कष्ट दे सकता था, लेकिन अंत में उसने आह भरी, नियम तो नियम है, उसने सोचा और मैदान से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। उसी समय जिस अनुभाग में निदेशक थे, ये कैसे संभव है? निर्देशकों में से एक ने चिल्लाकर कहा। वह व्यक्ति जो हमेशा चुप रहता था और सार्थक के बारे में अच्छी बातें कहता था, जिसने पहले भी रीगन कूपर से लड़ाई की थी। हर कोई हैरान था क्योंकि उन्होंने कुछ बातें समझ ली थीं जो अन्य नहीं समझ पाए थे। क्या सभी ने देखा? ये तो पिशाच शक्ति को आधार बनाकर वजन बढ़ाना था, उनमें से एक ने आश्चर्य से पूछा। और मुख्य निदेशक ने सिर हिलाया। मेरा मतलब है, ये सिद्धांत पहली बार 1 मिलियन साल पहले सामने आया था, लेकिन किसी को कभी समझ नहीं आया कि यह कैसे किया जा सकता है ना? यह आदमी वास्तव में इसे करने में कामयाब रहा। मुख्य निर्देशक ने चौंक कर पूछा और उस निर्देशक की ओर देखा जिसने पहले चिल्लाया था। बाद वाले ने भी उसकी ओर देखा। उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की हैरान करने वाली निगाह और खुले मुंह को देखकर मुख्य निर्देशक को एहसास हुआ कि वास्तव में ये लड़का ऐसा करने में कामयाब रहा है। अरे, ये बच्चा किस परिवार से है? ये कितना सच है कि इसका कोई परिवार नहीं है? उसने बैठते हुए पूछा। हेड डायरेक्टर ने उसे देखा और आह भरते हुए कहा, मेरे शोध के अनुसार उसका कोई परिवार नहीं है और उसे एलन कबीले ने पाया था, लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने उसे कहाँ पाया। जाहिर है, जिस जगह उसे पाया गया वहां छापे में भाग लेने वाले केवल ग्रे एलन और एलिस एलन थे। हेड डायरेक्टर ने जवाब दिया और उसे संदेह से देखा। क्यों, क्या आपके पास कोई योजना है? उसने पूछा और वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। इतना प्रतिभाशाली बच्चा और कोई परिवार नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। शायद मुझे अपने भाई से इस बारे में बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या कहता है।
उसने सोचा और मुख्य निर्देशक के सवाल पर अपना सिर हिलाया। बस उत्सुक हूँ, पता लगाओ कि वह महिलाओं के साथ कैसे पेश आता है, उसने कहा, और मुख्य प्रिंसिपल ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या आप अपनी बेटी की शादी उससे कराने की योजना बना रहे हैं? उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वह आदमी उसे घूरता रहा। क्या तुम मूर्ख हो? मेरी बेटी अभी अभी पैदा हुई है, मैं उससे उसकी शादी कैसे करा सकता हूँ? उसने गुस्से से पूछा, और फिर निर्देशक को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसने माफ़ी मांगी। अगर ऐसा है तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि राजा उसे अपनी बेटी देना चाहता है न? वह महिला, उसके साथ व्यवहार करना मुश्किल है और वह अभी भी बहुत युवा है। आप जानते हैं, वह 40 साल की है और वह 20 साल का है। उसने जवाब दिया, और वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, आप बस ये पता लगाइए कि मैं क्या चाहता हूँ, बाकी मैं कर लूँगा, उसने जवाब दिया और एक बार फिर कुर्सी पर पीछे झुक गया। हम एलन के बाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतने सक्षम व्यक्ति को खोजा। यह एक चमत्कार है, उसने मन ही मन सोचा। सार्थक जब युद्ध क्षेत्र से बाहर जा रहा था, तभी एक तीव्र पिशाच शक्ति का विस्फोट हुआ और वह भौंचक्का रह गया। इतना शक्तिशाली, उसने सोचा और युद्ध क्षेत्र की ओर मुड़ गया जहां से वह आया था। वहां 2 प्रतियोगी थे जो इस जगह के सबसे शक्तिशाली लोगों में से थे। फिर भी तलवार लिए हुए आदमी की तेज और तीखी हरकत जल्द ही देखी गई। वह इतना तेज था कि किसी भी छात्र के लिए उसे देख पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी भयानक शक्ति ने उसके प्रतिद्वंद्वी को तुरंत ही अखाड़े से बाहर कर दिया। 5000 से अधिक शक्ति का छात्र, ओह, ये बहुत खतरनाक है, सार्थक ने सोचा और उसने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि अंत में वह मुस्कुराया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। उसे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर उसे इस आदमी से भिड़ने का समय आया तो वह उसे हराने का कोई रास्ता खोज लेगा। हालांकि मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अपनी अधिक महत्वपूर्ण कुशलताओं का प्रदर्शन न करूं, सार्थक ने सोचा और आयला के पास लौट आया। क्या तुम ठीक हो? उसने उसे देखकर पूछा और वह उसे वापस देखकर खुश हुई। मैं ठीक हूं, सार्थक, तुम्हारी लड़ाई कैसी रही? उसने थोड़ी बेचैनी से पूछा और सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। ठीक उसी समय चिकित्सा केंद्र के हॉल में हलचल मच गई और कई डॉक्टर एक विशाल शव को लेकर कमरे के सामने से गुजरे। इसला को आश्चर्य हुआ। हैरी ब्राउन, उसने झिझकते हुए पूछा और सार्थक की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था। वह उसे देखकर मुस्कुराया। भाग्य ने मुझ पर मुस्कुराकर उस कमीने को मेरे पास भेज दिया। उसकी हालत अभी तुमसे 10 गुना खराब है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, सार्थक ने जवाब दिया, जिससे वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके गले में एक छोटी सी गांठ बन गई। फिर वह रोती हुई उसके पास पहुंची और उसे हल्के से कसकर गले लगा लिया। वाह, धन्यवाद सार्थक, धन्यवाद। वह समझ गई कि सार्थक ने उसके लिए ये सब किया है। हो सकता है कि वह मुसीबत में पड़ जाए, लेकिन फिर भी उसने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया। इससे उसे दिल से अच्छा महसूस हुआ और वह रोते हुए बार बार उसका शुक्रिया अदा करने से खुद को रोक नहीं पाए। यही कारण है कि वह तब तक जोर जोर से रोती रही जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। सार्थक इस पर मुस्कुराया और आह भरी। वह उस कमरे से बाहर निकल गया जहां वह थी और अपने कमरे में वापस चला गया। वह कुछ सोच में पड़ गया था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रात होने लगी, लेकिन सार्थक को नींद नहीं आई। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। उसने एलिस द्वारा भेजे गए टोकन को देखा, हालांकि उसने आह भरी क्योंकि वह उससे कुछ भी अनुमान नहीं लगा सका था। अंत में उन्होंने अपना ध्यान मैचों और अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों के बारे में सोचने पर केंद्रित किया। उनमें से केवल एक ही खतरनाक था। यदि अगले राउंड में उसकी बारी होती तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार सकता था। 5000 शक्ति वाला पिशाच खतरनाक होता है। मैं समझ सकता था कि वह गिल्ड प्रशिक्षक से ज्यादा शक्तिशाली था और उसका मुख्य हथियार तलवार थी। हालांकि मुझे तलवारों से लड़ने का अच्छा अनुभव है, लेकिन वह जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था वह उन मार्शल आर्ट से अलग था जिन्हें मैं जानता हूं, सार्थक ने सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। जब मैं आ रहा था तो मैंने ये भी सुना था कि उस आदमी के पास शक्तिवर्धक अंगूठी है, उसने सोचा, और उसने वह अंगूठी निकाली जो ग्रे ने उसे दी थी। मैं इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास 5000 से अधिक शक्ति न हो। इसका मतलब है कि वह आदमी पहले से ही इसका उपयोग कर सकता है, उसने सोचा। अपने विचारों को भटकने दिया। उस आदमी को हराने का एक तरीका खोजने की कोशिश की। अगर मैं आयामी गति का उपयोग कर सकता तो डरने की कोई बात नहीं होती, लेकिन इतनी शक्तिशाली आंखों के सामने मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। ये बहुत खतरनाक होगा, उसने सोचा। उसे कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो पिशाच शक्ति से ही आया था। स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कुशलता और क्षमता पर पूरा भरोसा है। उसे यकीन है कि अगर वह अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं को दिखाए बिना लड़ता है तो वह जीत सकता है। समस्या यह है कि जब वह 5000 शक्ति वाले किसी व्यक्ति का सामना कर रहा होता है तो संभावना 100% नहीं होती है।
यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो। यहाँ हत्या की रणनीति वर्जित है और इससे उसकी क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। वह मारने के लिए गोली नहीं चला सकता, इसलिए उसे ध्यान से सोचना चाहिए कि अगर उसे गोली लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे केवल अपने शरीर, उस छोटी तलवार और अपनी पिशाच शक्ति पर ही भरोसा करना चाहिए। उसने कोई रास्ता सोचने की कोशिश करते हुए सोचा। वह अपने कमरे में चारों ओर देखने लगा तथा प्रेरणा पाने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी मेज पर पड़ी कुछ किताबों पर पड़ी। मैंने उन्हें लाइब्रेरी से लिया था, मैं उन्हें पढ़ना भूल गया, सार्थक ने सोचा और उस छोटी सी मेज के पास चला गया जहां वे रखे थे। किताबों के ऊपर नाम लिखे थे, इसलिए उसने उन्हें पढ़ा और उनमें से एक की ओर आकर्षित हो गया। पिशाच शक्ति का नृत्य, ये नाम में ही लिखा था। जब उसने शीर्षक देखा तो उसे याद आया कि उसने इसे क्यों पकड़ा था, इसलिए उसने इसे उठाया और पढ़ने के लिए बिस्तर पर बैठ गया। जब उसके पास विचारों की कमी होती है और उसे यह सोचने की प्रेरणा नहीं मिलती कि उसे किसी बात से परेशान होने पर क्या करना चाहिए, तो वह बहुत अधिक पढ़ने लगता है। शायद यही कारण है कि उनके विचार कभी कभी अजीब लगते हैं, लेकिन वे उनके लिए काम करते हैं। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वह मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह पुस्तक कोई कहानी या ऐसी ही कोई चीज़ नहीं थी। दरअसल यह एक सिद्धांत है। पुस्तक में यह नहीं बताया गया है कि यह सिद्धांत किसने बनाया, लेकिन कहा गया है कि यह सिद्धांत 10 मिलियन वर्ष पहले बनाया गया था। ज्वाला सिद्धांत और पिशाच शक्ति नृत्य, यह एक सिद्धांत है जो ये कहने का प्रयास करता है कि पैशाचिक शक्ति को ज्वाला के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि ऐसा क्यों माना जाता है कि ऐसा करना संभव है, और विचार यह है कि पैशाचिक शक्ति को एक न बुझने वाली ज्वाला की तरह नचाया जाए। फिर भी यद्यपि विस्तृत स्पष्टीकरण दिए गए हैं, फिर भी अंततः उनसे कुछ हासिल नहीं होता। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी कभी पुष्टि नहीं हुई है। पाठ में जिस तरह से इसका वर्णन किया गया है उससे ये शक्तिशाली लगता है, लेकिन समस्या यह है कि इसे अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। जिसने भी इसे लिखा है वह पिशाच नहीं हो सकता। ये संभव है कि वह मानव पिशाच हो सकता है, क्योंकि उसने जो समझाया है वह आग को नियंत्रित करने वाले मानव शरीर के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। सार्थक ने सोचा और किताब बंद करने तक कई और चीज़ों पर सरसरी निगाह डाली। वह खड़ा हुआ और पुनः आकाश की ओर देखते हुए भिन्न भिन्न बातें सोचने लगा। वैम्पायरिक शक्ति को नचाना, ये सरल लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। पुस्तक में जिस तरह से इसे समझाया गया है उससे लगता है कि विचार यह है कि अधिक बहुमुखी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में वैम्पायरिक शक्ति को नचाना है। उसने सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। बहुमुखी प्रतिभा, नृत्य, ये सब वैम्पायरिक पावर कंट्रोल के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सार्थक ने सोचा और जल्दी से किताब से कुछ और चीज़ें पढ़ने के लिए पलट गया। जल्द ही वह चीज़ पाने में सफल हो गया जिसकी उसे तलाश थी। वैम्पायर पावर डांस पूरी तरह से वैम्पायर की नियंत्रण क्षमता पर निर्भर करता है। किताब में ऐसा कहा गया है। सार्थक ने महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा दीपक जल उठा और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं, क्योंकि वह इससे निकलने वाली एक आकर्षक नई रणनीति के बारे में सोच रहा था। बिना सोचे समझे वह अपने कमरे से बाहर भाग गया। जल्द ही वह अभ्यास कक्ष में पहुंच गया। उसने कठपुतलियों को चालू नहीं किया क्योंकि वह वहां जाने वाला नहीं था। वह कमरे के बीच में खड़ा हो गया और एक ही बार में अपनी पिशाच शक्ति का प्रयोग करने लगा। वैम्पायरिक पावर को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, इसलिए कई लोग उन परीक्षणों में अपनी रैंक बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए न्यूनतम योग्यता ही काफ़ी है, क्योंकि वे एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वे एक विस्फोटक शक्ति के रास्ते पर चलते हैं जो बरसकर कौशल के समान है। लेकिन मेरे अनुभव में वह रास्ता हमेशा आगे चलकर समस्याएं लेकर आता है, क्योंकि वह रास्ता बहुत सारी बुरी भावनाओं से जुड़ा होगा और खुद पर नियंत्रण न रख पाना होगा। इसलिए हमेशा अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना बेहतर होता है। इसका मतलब है कि ठीक है, प्रोफेसर रीगन का शोध सही है। नियंत्रण हर चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप किसी बिंदु पर अपनी खुद की शक्ति को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आप इसके शिकार हो जाएंगे। मैंने एक बार सुना था कि चीन में शिकारी इसे आंतरिक दानव कहते हैं। सार्थक ने सोचा। उसकी उन्मुक्त पैशाचिक शक्ति ने अपेक्षाकृत वायुमंडलीय ठोस दबाव पैदा कर दिया, लेकिन जितना अधिक वह सोचता वायुमंडलीय दबाव उतना ही कम होता जाता। जैसे जैसे उसके विचार इधर उधर भटक रहे थे, उसने भी अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस बार वह पिछली बार की तरह कम शक्ति नहीं दिखा रहा था, न ही वह उसे अपने शरीर के किसी एक अंग से बाहर आने तक सीमित रख रहा था। इसके विपरीत वह अपनी शक्ति को चारों अंगों से बाहर जाने दे रहा था और वह हवा के झोंकों के रूप में बाहर आ रही थी। इससे बिजली पर नियंत्रण करना और अधिक जटिल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन क्या यह मेरी नियंत्रण क्षमता को सुधारने का अच्छा तरीका नहीं है? उसने सोचा।
एक ओर से दूसरी ओर छोड़ी गई शक्ति जोर से आसपास के वातावरण को मथ रही थी और टकरा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जिस दबाव से वह टकरा रही थी वह कम हो गया। ऐसा लग रहा था मानो शक्ति गायब हो रही थी, मानो सार्थक उसे वापस अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। निस्संदेह कमरे में पिशाच शक्ति उसी रूप में मौजूद थी जैसे उसने उसे छोड़ा था। बस सार्थक उसे नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहा था। इस प्रकार सेकंड जल्द ही मिनटों में बदल गए और दसियों मिनट बीत गए। सार्थक के चेहरे पर पसीना आने लगा। वह न केवल अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसका सिर भी विचारों से भरा हुआ था जो एक मूसलाधार धारा की तरह आगे पीछे घूम रहे थे। जल्द ही उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके आसपास सब कुछ शांत हो गया है। उसने पहले अपनी दाईं ओर देखा, फिर बाईं ओर। सब कुछ शांत था। उसकी पिशाच शक्ति अभी भी थी, लेकिन वह अब पहले की तरह नियंत्रण से बाहर नहीं थी। अभी वह शांत अवस्था में था। फिर वह मुस्कुराया।